जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि। आज हम लोग जानेंगे मूल विधि का विकास हुआ कैसे, मूल विधि भारत में आया कैसे और इसके निर्माण का श्रेय किससे जाता है। मूल विधि वास्तव में विधि है क्या? विधि किसी समाज के समुचित संचालन के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। ये नियम उस राज्य के सरकार द्वारा, राज्य के राजा द्वारा स्वीकृत होते हैं, जिसके उल्लंघन पे हमें दंड का प्रावधान होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। एक विचारक थे ऑस्टिन महोदय। ऑस्टिन महोदय ने कहा था, ऑस्टिन महोदय ने कहा था कि विधि संप्रभु का समादेश है। विधि किसी सवर्जिन देश का एक प्रकार का ऑर्डर है। इसी क्रम में एक बात हम लोग को जाननी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि भय बिन होत न प्रीत गोसाई। यानी अगर आप को ये कहा जाए, राज्य सरकार कोई आर्डर निकाल देती है कि हेलमेट ना पहन के जाने वालों पे 10,000 रुपये की जुर्माना लगेगा, तो तुरंत ही कोई व्यक्ति हेलमेट लगाएगा और पहन के उसे जाएगा, ऐसा माना जाता है। यानी जब तक भय नहीं होगा किसी भी चीज़ की, अगर कोई आप कुछ काम कर रहे हैं और कुछ गलत कार्य कर रहे हैं जिस पे कोई सज़ा का भय नहीं होगा, तो आप सुधार नहीं करेंगे, आप उस सज़ा को करते जाएंगे। विधि देखिए, आईपीसी बहुत बड़ी है। आईपीसी में हम लोग को पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना क्या है। स्पेशली आप किस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, ये वीडियो पर्टिकुलर दरोगा के लिए है। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में भी चलेगा। अन्य जितने भी परीक्षाएं होंगी, विधि की परीक्षाएं भी होंगी, उसमें कुछ छोटे स्तर की परीक्षाओं के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विधि की भी कुछ परीक्षाएं इसमें समाहित हो सकती हैं। विधि दो प्रकार की होती हैं। विधि में हम लोग दो प्रकार की विधि पढ़ेंगे। पहला कॉमन लॉ, दूसरा स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ साधारण कानून, दूसरा वैधानिक कानून। देखिए, साधारण कानून क्या होती हैं? जैसे न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ आर्डर जारी कर देता है। जैसे मान लीजिए कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाया जाता है, उस पर व्यक्ति खड़ा हो या ना हो, उस पर कोई दंड का प्रावधान ना हो, नहीं है। एक और चीज़ होती है कि सिनेमा घरों में मंदिरों में चप्पल उतार के जाना, देश के संप्रभु का सम्मान करना, ये सब चीज़ें सामान्य कानून में आती हैं, साधारण कानून में आती हैं, जिससे हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को केवल पढ़ना है वैधानिक कानून। वैधानिक कानून में भी दो प्रकार के होती हैं, स्टैट्यूटरी लॉ में भी दो प्रकार के होती हैं। पहला सिविल लॉ, दूसरा क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ यानी नागरिक / दीवानी कानून। दूसरा क्या है? आपराधिक / फौजदारी कानून। देखिए, भारतीय दंड संहिता बहुत बड़ी चैप्टर है। इसमें आपको
पढ़ने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को साधारण कानून नहीं पढ़ना है, केवल वैधानिक कानून पढ़ना है। वैधानिक कानून में से भी आपको नागरिक कानून बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आप लोगों को क्रिमिनल लॉ पढ़ना है। नागरिक कानून ऐसे मामले जैसे जमीनी विवाद, तलाक, प्रेम विवाद इत्यादि आते हैं। ये आपके सिविल लॉ में आते हैं, नागरिक कानून में। नागरिक कानून हम लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हम लोग को केवल पढ़ना है आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में भी दो प्रकार की चीज़ें हैं। क्रिमिनल लॉ में भी कुछ महत्वपूर्ण ये हैं, हम लोगों को पहला सबस्टेंटिव लॉ, सबस्टेंटिव लॉ, दूसरा है प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर लॉ। एक सबस्टेंटिव लॉ जिसे हम लोग मूल विधि बोलते हैं, मूल विधि। दूसरा प्रोसीजर लॉ जिसे हम लोग प्रक्रिया विधि बोलते हैं। प्रक्रिया विधि, देखिए हम लोग को मूल विधि ही पढ़ना है। मूलतः क्या पढ़ना है? मूल विधि ही पढ़ना है क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में हम लोग को मूल विधि पढ़ना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता है इसमें, केवल इसमें ये जानना है हम लोग को कि CRPC क्या है। CRPC जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, 1973। दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसे है क्या CRPC? CRPC में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। किसी किए गए अपराध के लिए अपराधी को दंडित करने के लिए किसी न्यायालय, पुलिस या मजिस्ट्रेट के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। 1973 की प्रक्रिया संहिता है। इसमें कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। ये लागू कब हुआ था? 1974 में, 1974 ईस्वी में ये लागू हुआ था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इतना ही हम लोगों को प्रोसीजर कोड में जानना है। बाकी हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूल विधि। मूल विधि में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है IPC। हम लोग इतना समझ लिए कि विधि क्या है। विधि संप्रभु का समादेश है जिसमें दो प्रकार के कॉमन लॉ होते हैं, सबस्टेंटिव लॉ होते हैं। साधारण कानून हम लोग को पढ़ना नहीं है। सबस्टेंटिव लॉ में हम लोग देखेंगे सिविल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ, और दूसरा क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ नागरिक और दीवानी हम लोग समझ गए। दूसरा क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में आपराधिक हो गया, फौजदारी हो गया। क्रिमिनल लॉ में भी दो प्रकार के होते हैं, एक सबस्टेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजर लॉ। सबस्टेंटिव लॉ जिसे मूल विधि कहते हैं, प्रोसीजर लॉ जिसे प्रक्रिया विधि कहते हैं, CRPC 1973। मूल विधि हम लोग देखेंगे। मूल विधि वास्तव में इसे बोलते हैं IPC, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता आप लोग सुने होंगे, ताहिर आधे दफ़ा हिंद, इतना दफ़ा हिंद, ऐसे ही दैट इज़ कॉल्ड IPC। जो जज लोग हम लोग के सज़ा सुनाते हैं, IPC की धारा इतने के तहत आप लोग को सज़ा सुनाई जाती है, वही IPC ये है। IPC क्या है? IPC एक प्रकार की किताब है, एक प्रकार की किताब है, धारा हम लोग कह सकते हैं, किताब है, जिसमें भारतीय दंड संहिता एक प्रकार की किताब है जिसमें ये वर्णित है कि क्या क्या चीज़ें अपराध है और इसके लिए क्या क्या दंड है। हम लोग प्रोसीजर वाली पोर्शन छोड़ देंगे, प्रोसीजर क्या प्रोसीजर अपनाई जाती हैं वो सब चीज़ें दूसरी हैं। हम लोग को पढ़ना है कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता में। जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल में कुछ बच्चे हैं, बच्चे शरारत करते हैं,
जैसे कोई बच्चा किसी की टिफ़िन खा लेता है, किसी का बैग फाड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, तो इससे पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। तो टीचरों ने क्या किया, एक बोर्ड पे, एक कापी पे एक नियम लिखा कि अगर कोई किसी की कापी फाड़ देता है तो उसको 3 दिन के लिए स्कूल नहीं आने दिया जाएगा, उसको बाहर खड़ा किया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड भारतीय दंड संहिता। यानी क्या चीज़ें अपराध हैं और उसके लिए क्या दंड हैं, दैट इज़ कॉल्ड आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, जिसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860। भारतीय दंड संहिता वास्तव में भारत आया कैसे? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ये भारत आगमन होता है इसका, आईपीसी का। पुनः 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग आता है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? लॉर्ड मैकाले। भारतीय दंड संहिता के जनक, आईपीसी के जनक यही है, लॉर्ड मैकाले ही भारतीय दंड संहिता के जनक हैं, यही इसके सूत्रधार है, यही इसके निर्मात्री हैं। प्रथम विधि आयोग वास्तव में इसी के ही, प्रथम विधि आयोग के ही माध्यम से आईपीसी का जो निर्माण प्रक्रिया है, इसकी नींव रखी गई आईपीसी की। प्रथम विधि आयोग पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रथम विधि आयोग, एक और प्रथम विधि आयोग आता है, एक और प्रथम विधि आयोग आता है, फर्स्ट विधि आयोग 1955 में एक और विधि आयोग आता है, अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़ के द्वारा। अटॉर्नी जनरल उस समय के एमसी सीतलवाड़ अटॉर्नी जनरल होते हैं। 1955 में पहली विधि आयोग आती है, लेकिन ये विधि आयोग जो है आज़ादी के बाद की पहली विधि आयोग है, और आप इसमें डेट देख रहे होंगे 1834 ईस्वी, और हम लोगों का देश जो होता है 1947 में ही आज़ाद हो गया होता है। उस समय की ये विधि आयोग आदि होती है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एमसी सीतलवाड़, बल्कि इसके अध्यक्ष हैं लॉर्ड मैकाले। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इस समय हम लोगों की 21वां विधि आयोग चल रहा है, 21वें विधि आयोग चल रहा है, विधि आयोग जिसके अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान। ये 2018 में ही समाप्त हो गया है, अभी तक 22वां विधि आयोग की शुरुआत नहीं की गई है। ठीक है, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा। विधि आयोग के लिए हमने क्लियर करने के लिए बता दिया आपको। तो 1834 में प्रथम विधि आयोग गठित होता है, जिसमें लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बनते हैं। वास्तव में उस समय आवश्यकता पड़ी कैसे, ये सबसे बड़ी बात है कि कोई दूसरे देश का जो आता है, शासक होता है, मतलब व्यापारी होता है, वो अपने देश में क्यों बनाएगा, कोई नियम या विधि क्यों बनाता है? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस समय की हम लोगों की जो शासन व्यवस्था थी बहुत डगमगाई हुई थी। जैसे कुछ ऐसे कानून हुआ करते थे जिनमें महिलाओं को ज़बरदस्ती खींच के आग में जला दिया जाता था, उनके सर को मुड़वा दिया जाता था, उनके हाथों को काट दिया जाता था, कोई चोरी करता था। ऐसे बहुत सारे कानून, जैसे कोलकाता में बहुत दुर्दांत स्थिति में सजाएं मिलती थी। तो ये देख के लॉर्ड मैकाले ने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ नियम बनाने जरूरी हैं अपराध को रोकने के लिए। 1834 ईस्वी में बनता है, ठीक है। 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को, 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को विधि आयोग बन के आईपीसी बनकर पूरा होता है,
6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को आईपीसी क्या होता है, बन के पूरा होता है, एवं 1 जनवरी 1862 ईस्वी, 1 जनवरी 1862 ईस्वी को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 जनवरी 1862 ईस्वी को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में आईपीसी को क्या किया जाता है, लागू कर दिया जाता है। उस समय भी देखिए जम्मू एंड कश्मीर को इसमें छोड़ दिया गया था 1 जनवरी 1862 ईस्वी को। ये हम लोगों को आईपीसी पता चल गया कब बन के तैयार होता है। आईपीसी देखिए भारतीय दंड संहिता, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जिसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी दंड संहिता है। आईपीसी दुनिया की सबसे बड़ी दंड संहिता है, इससे बड़ी दुनिया में कोई दंड संहिता नहीं है। एक चीज़ और पूछता है, हम लोग से बार बार पूछता है कि लॉर्ड मैकाले द्वारा बनी अन्य कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि भारत के साथ साथ जिसमें लॉर्ड मैकाले द्वारा बनी हुई, भारत, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रुनेई, सिंगापुर, मालदीव और इंग्लैंड। ये एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय दंड संहिता पर आधारित या फिर लॉर्ड मैकाले द्वारा बनी अन्य कौन सी संहिताएं हैं। जैसे भारत की दंड प्रक्रिया संहिता, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बर्मा यानी इस समय का म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रुनेई, सिंगापुर, मालदीव और इंग्लैंड। ये हम लोग समझ गए। इंडियन पिनल कोड जो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में प्रवेश करता है। 1834 में प्रथम विधि आयोग बनता है जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले होते हैं। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी को निर्माण बनकर पूरा होता है। 1 जनवरी 1862 ईस्वी को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। आईपीसी दुनिया की सबसे बड़ी दंड संहिता है। भारत, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रुनेई, सिंगापुर, मालदीव, इंग्लैंड इत्यादि की दंड संहिताएं भी भारत की दंड संहिताएं से मिलती जुलती हैं। आईपीसी 1860, इंडियन पिनल कोड 1860। भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय एवं 511 धाराएं हैं। 23 अध्याय एवं 511 धाराएं हैं। पूरी की पूरी आईपीसी हम लोग को पढ़ना नहीं है। पूरी की पूरी आईपीसी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी नहीं पता होगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी पूरी की पूरी धाराएं याद नहीं होगा। हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण धाराएं पढ़नी है। जैसे कोई आम नागरिक भी है तो उसको भी पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें अपराध है, क्या चीज़ें अपराध नहीं है, क्या चीज़ें हम लोग को जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे आईपीसी की धारा 1 में क्या कहता है, धारा 1, धारा 1 में क्या वर्णित है, धारा 1 में वर्णित है नाम और टाइटल, नाम एवं टाइटल। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये धारा 1 है। धारा 1 के बाद हम लोग को पढ़नी है धारा 22। धारा 22, धारा 22 में क्या है, चल एवं अचल संपत्ति की परिभाषा। चल एवं अचल संपत्ति की परिभाषा। जैसे मूवेबल एंड द नॉन मूवेबल थिंग्स
What is the difference between movable and the non-movable things? Movable things that such can be moved by the force, moved by the particular persons, and the non-movable things means अचल संपत्ति that cannot be movable by the person. मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर ये घर उठा के कहीं दूसरे जगह पे ले जाया जा सकता है, दैट इज़ मूवेबल, एंड नॉन मूवेबल कोई चीज़ नहीं मूव कर पाती है। यानी चल संपत्ति में जैसे बकरी किसी की चोरी कर लेना, कार, बाइक, पैसा मूवेबल थिंग्स है। लेकिन नॉन मूवेबल में जैसे मकान, घर को कोई चुरा के लेके जा सकता है क्या? नहीं, नॉन मूवेबल। जमीन नॉन मूवेबल। पेड़ काट के ले जा सकता है लेकिन पेड़ वैसे नहीं जा सकता, दैट इज अचल संपत्ति। तो धारा 22 में बता दिया है कि चल संपत्ति क्या है और अचल संपत्ति क्या है। धारा 22 के बाद एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है, अनुच्छेद धारा आता है, धारा 34। धारा 34, धारा 34 में क्या है? सामान्य आशय। सामान्य आशय जैसे सामान्य आशय क्या है? 5 व्यक्ति हैं, अगर वो चोरी करने कहीं घर में घुसते हैं तो 4 व्यक्ति घर में जाके चोरी करते हैं और एक व्यक्ति बाहर गेट के खड़ा होके सीटी मारता है। 4 व्यक्ति घर में घुस के जाके चोरी कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति क्या हो रहा है, बाहर आके तुम लोग जाओ और घर में घुसो चोरी करना, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, बाहर आके सीटी बजाएगा। इसको बोला जाता है कि तुम सीटी बजा देना। तब तक पुलिस आती है, पुलिस चारों के साथ साथ इसको भी गिरफ्तार कर लेती है। तो ये बोलता है कि सर हम तो बाहर आके सीटी बजाने वाले थे, हम तो चोरी कोई नहीं की। तो पुलिस इसमें कहता है कि सामान्य आशय, तुम भले ही कुछ अपराध में लिप्त नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा आशय था इसमें जाने का, इसमें चोरी करने का। भले ही तुमको ये काम सौंपा गया हो, लेकिन उसमें से जो पैसे मिलते उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होता। दैट इज कॉल्ड सामान्य आशय। सामान्य आशय यानी धारा 34। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी आपराधिक कार्य में किसी भी दृष्टि से संलिप्त हो पाया जाता है तो वो भी उसी दंड से दंडित होगा जिससे अन्य सभी दंडित होते हैं। धारा 34 से संबंधित महत्वपूर्ण मामले आते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कि ये मामला किससे, धारा 34 से संबंधित मामले कौन से हैं। जैसे वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्प्रर, इंदरलाल बनाम क्राउन, शंकरलाल बनाम गुजरात। ये सब मामले पूछे जाते हैं कि वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्प्रर किस मैटर से, किस धारा से संबंधित मामला है। इंदरलाल बनाम क्राउन किस धारा से संबंधित मामला है। एक और इसमें धारा आता है, महबूब शाह बनाम इम्प्रर। महबूब शाह बनाम इम्प्रर, ये महत्वपूर्ण वाद हैं, महत्वपूर्ण मतलब विवाद हैं जो पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित मामले हैं। धारा 34 हम लोग समझ गए। एक और धारा आता है महत्वपूर्ण, धारा 52। धारा 52 बहुत ही हास्यप्रद एक घटना इसमें लिप्त है। सद्भावपूर्वक कार्य, सद्भावपूर्वक कार्य, पूर्वक कार्य। धारा 52 में ये कहता है कि किसी विधि विशेषज्ञ द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होता है।
सपोज दैट कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई मरीज इलाज कराने जाता है, उसका ऑपरेशन होता है या फिर कोई मेडिकल सर्जरी होती है, तो वो पेशेंट मर जाता है, ठीक है, तो आप डॉक्टर पे ये ब्लेम नहीं लगा सकते कि डॉक्टर ने पेशेंट को मार दिया है। हाँ, लापरवाही के केसेस बनते हैं उसमें बहुत सारे, लेकिन अगर वो इससे कार्य करता है तो वो कोई अपराध नहीं होता है। इसमें एक मैटर आता है सुकरू कविराज का मामला, सुकरू कविराज का मामला। ये ऑपरेशन करते थे, बहुत समय पहले की बात है, अंग्रेज़ों के ज़माने में, बवासीर का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन। ये सुकरू कविराज जो थे बहुत ही मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उस समय ये ब्लेड लेके बवासीर मतलब दाढ़ी उड़ी बनाते थे, उसी से ये क्या करते थे, बवासीर का ऑपरेशन कर देते थे। तो बहुत सारे लोगों का इन्होंने किया, सफल भी हुआ। एक बार किसी जमींदार के इन्होंने बवासीर का ऑपरेशन किया तो हाई ब्लीडिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, जिस ब्लीडिंग को ये रोक नहीं पाए, ठीक है, और ये ज़मींदार मर गए। फिर इन्हें ले जाके कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट में वकीलों ने कहा कि सर ये सद्भावपूर्वक कार्य है। ये सुकरू कविराज वो बवासीर से परेशान थे, तो इन्होंने, कविराज ने क्या किया, इनका ऑपरेशन किया उनको छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन जज ने कहा कि धारा 52 में ये कहता है किसी विधि विशेषज्ञ द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। लेकिन सुकरू कविराज कोई विधि विशेषज्ञ नहीं थे, ये दाढ़ी बनाते थे, इनकी विधि थी दाढ़ी बनाना, ठीक है, तो ये दाढ़ी बनाते, लेकिन इन्होंने सर्जन का काम किया और ये क्या हो गया, जमींदार साहब मर गए, तो इसके लिए इन्हें सज़ा जरूर होगी। तो यही मामला था, तो सुकरू कविराज को सज़ा हो जाती है। धारा 52 में ये हम लोग को जान गए ये क्या है, धारा 52 में सद्भावपूर्वक कार्य। धारा 53 क्या कहता है, धारा 53 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 धारा 53 दंडों का उल्लेख। 5 प्रकार के, भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार के दंड हैं, दंड। इसके अलावा दुनिया में और कोई मतलब आईपीसी से रिलेटेड कोई दंड नहीं है। पहले क्या थे, पहले 6 प्रकार के दंड होते हैं। पहला हम लोग समझते हैं, पहला मृत्युदंड, दूसरा कारावास, कारावास में भी 2 होता है, एक साधारण एक कठोर होता है। तीसरा आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। चौथा जुर्माना, और 5वां क्या होता है, संपत्ति की कुर्की, संपत्ति की कुर्की। 5 प्रकार की धाराएं होती हैं, 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है, ठीक है। एक और दंड हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले 6 प्रकार के दंड जो बोलते हैं हम लोग निर्वासन, तड़ीपार। आप लोग सुने होंगे कि पहले लोगों को तड़ीपार कर दिया जाता था, पहले लोगों को बोला जाता तुम हमारा ये इलाका छोड़ के चले जाओ। अंडमान निकोबार में मांडले जेल था, उसमें हम लोग क्या करते थे, तड़ीपार करते थे, लोगों को काला पानी की सज़ा देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब तो सारे के सारे देश अस्तित्व में आ गए, सारे के सारे देश संप्रभु हो गए, तो हम लोग तड़ीपार किस देश में करेंगे कहाँ तड़ीपार। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति सज़ा करता है और उसे हम लोग फांसी ना दे के कहते हैं तुम जाओ, भाग जाओ, नेपाल चले जाओ, तो नेपाल सरकार पूछेगी कि अपराधियों को यहाँ क्यों भेज रहे हो, तुम्हारे यहाँ डिसिप्लिन बॉय रहेंगे, आदमी रहेंगे, हमारे यहाँ अपराधी जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद से क्या किया गया, तड़ीपार को हटा दिया गया, तड़ीपार को बंद कर दिया जाता है। इतना हम लोग समझ गए। आईपीसी में 23 अध्याय 511 धाराएं हैं, जिसमें धारा 1 नाम और टाइटल, धारा 22 में चल और अचल संपत्ति की परिभाषा हो गया, धारा 34 में समान न्यास है, इनसे महत्वपूर्ण मामले ये रहा। धारा 52 में सद्भावपूर्वक कार्य हम लोग समझ गए। धारा 53 में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया जाता है।
नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, अगली धारा हम लोग पढ़ेंगे धारा 67, धारा 67, धारा 67 क्या है? धारा 67 कहता है जुर्माना ना भरने पर दंड। चूँकि धाराएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे मतलब आईपीसी में भरे हुए हैं, लेकिन वही धाराएं हम यहाँ पढ़ेंगे और इन्हीं धाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या फिर कांस्टेबल के, या फिर यूपी पुलिस के, या फिर अन्य किसी विधि के परीक्षाओं में। जुर्माना ना भरने पर दंड, जैसे 50 रुपये से कम, 50 रुपये से कम की अगर हम लोग जुर्माना नहीं भरते हैं तो 2 माह का सज़ा, 2 माह की सज़ा होगी। आप सोचिए, इसमें सुधार की आवश्यकता है, चूँकि 2 माह तक अगर किसी को खाना भी खिलाया जाएगा तब भी इसमें 12,000 रुपये महीने का खर्चा आ जाएगा, और उसका जुर्माना ही 50,000 रुपया है। 50 रुपये से कम। दूसरा है 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, इसमें दिया गया है हम लोग को 4 माह की सज़ा। 100 रुपये से लेकर 100 रुपये से अधिक जितनी की भी जुर्माना होगी 6 माह की सज़ा। समझ गए कि ये एक एग्ज़ाम में आया था यूपीएसआई के कि इतना जुर्माना ना भर, इतने रुपए के जुर्माना ना भरने पर कितने की सज़ा होगी। तो 50 रुपये से कम की 2 माह की सज़ा, 50 रुपये से 100 रुपये तक 4 माह की सज़ा, और 100 रुपये से अधिक 6 माह की सज़ा, जुर्माना मतलब सज़ा होगी। एक और धारा है धारा 73। एक और धारा है आईपीसी की धारा 73, धारा 73, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट, धारा 73, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध, एकांत परिरोध। सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक प्रकार की हम लोग कह सकते हैं कि ये कठोर कारावास में आता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको आजीवन कारावास या फिर कोई सज़ा दी गई है, तो उससे कोई चीज़ कबूल करवाने के लिए या फिर कोई चीज़ मतलब उसको मतलब कठोर दंड देने के लिए किसी एक बंद कमरे में, किसी बंद कमरे में जो चारों तरफ से पैक रहेगा, उसमें क्या किया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है, जिसमें उसको शौचालय वौचालय सब कुछ उसमें रहता है, और उसको पैक कर दिया जाता है। एक चारपाई होगा, बाहर में यहाँ पे टॉयलेट होगा, वो टॉयलेट करेगा, और ये पूरी तरह बंद होगा। ठीक है, चारों ओर से बंद होगा, ये सब पैक होगा चारों ओर से, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। पहले क्या होता था, पहले तो बहुत बुरी स्थिति में बंद किया जाता था, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। अब चूँकि इसमें काफ़ी मतलब रियायत दी गई है, इसमें खिड़की भी रहता है, सूरज की रोशनी भी पहुंचती है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध, एक बार में अधिकतम 14 दिन, एक बार में मैक्सिमम 14 दिन, 14 दिन, यानी किसी को भी आप इस काल कोठरी में बंद करेंगे तो अधिकतम 14 दिन, और कुल मिला के कुल 3 माह से ज़्यादा नहीं, 3 माह से ज़्यादा नहीं। एक बार में अधिकतम 14 दिन आप बंद कर सकते हैं, और अधिकतम कितनी बंद कर सकते हैं, 3 माह, यानी 14-14 दिन करके। अगली जो धाराएं हैं हम लोग, अगली धारा हम लोग पढ़ेंगे साधारण अपवाद, 76 से 106, 76 से धारा 76 से 86, धारा 76 से 86, साधारण अपवाद, साधारण अपवाद
कि कौन सी चीज़ें जो की गई हैं, कौन सी कार्य हम लोग की अपराध है, कौन सी कार्य अपराध नहीं है। तो धारा 76 से लेकर 86 तक जितने भी हम लोग कार्य, जितनी भी अगर किसी की हत्या भी हो जाती है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अगले टॉपिक में, अगले एपिसोड में हम लोग ये पढ़ेंगे धारा 76 से 86 साधारण अपवाद क्या है, जिसमें धारा 76 में कहता है तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की नहीं। अगर एक जगह पे अगर बी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भी इसमें कोई गलती नहीं होगी। इन सब बारे में हम लोग जानेंगे। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और इसे अपलोड करने में कम से कम रात भर दिन भर का समय लग जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग। वीडियो 2 GB 1.5 GB की बन जाती है, इसीलिए अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 76 से लेकर 86 साधारण अपवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोगों ने ये सब धाराएं समझ ली, इसके बाद हम लोग 76 से 86 पढ़ेंगे। धन्यवाद।